हड़ताल जारी है। कुछ वर्ष पहले मैं फिल्टन, मिशिगन में वक्ताओं के फिल्टन बोर्ड की एक विशेष सभा में बोल रहा था। मैं उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा। बोलने से पहले मैं अपने बाई ओर वाले सज्जन के साथ मज़े में घूम रहा था जब मैंने उस दिन की सबसे गंभीर गलती की। मैंने एक जोशीली प्रतिक्रिया की उम्मीद रखते हुए उससे उसके व्यापार के बारे में पूछ लिया, परंतु अगले 10 मिनटों तक वह सुनाता रहा कि व्यापार असल में कितना खराब चल रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि जनरल मोटर्स में हड़ताल थी और जब जनरल मोटर्स में हड़ताल थी तो किसी ने किसी से कुछ नहीं खरीदा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि स्थिति इतनी खराब थी कि लोग जूते, कपड़े, कारें और यहाँ तक कि खाना भी नहीं खरीद रहे थे। इसलिए वे निश्चित रूप से मकान भी नहीं खरीद रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने इतने दिनों में से एक भी मकान नहीं बेचा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मैं अनुबंध को कैसे पूरा करूँगा। अगर यह हड़ताल जल्दी ख़त्म ना हुई तो मैं दिवालिया हो जाऊँगा। वह अपनी बात को बार बार समझाता रहा। उसका नज़रिया इतना संक्रामक और वह इतना नकारात्मक था कि अगर वह व्यक्ति कमरे से बाहर चला जाता तो कमरा चमक उठता। उसके बारे में मैं यह ही कह सकता हूँ, वह उसी तरह का आदमी था जिस तरह के आदमी की बातें अक्सर बिना कुछ कहे कान में पड़ती रहती हैं। आखिरकार किसी व्यक्ति ने उसका ध्यान एक प्रश्न की ओर मोड़कर मेरा दिन बचाया। मैं फुर्ती से अपनी दाई ओर वाली महिला की ओर मुड़ा और उससे पूछा, क्या हाल है? अब मैं सोचता हूँ कि आप सहमत होंगे कि उस तरह के सवाल से उस महिला के लिए सारे रास्ते खुल गए थे। वह जिस दिशा में चाहती जा सकती थी और जिस विषय पर चाहती बात कर सकती थी। अनुमान लगाइए उसने क्या कहा होगा। आपको मालूम है मिस्टर जिगलर, जनरल मोटर्स हड़ताल पर है। मैंने अपने मन में सोचा, ओ नहीं, फिर से नहीं। फिर उसने एक बड़ी सी खूबसूरत मुस्कान बिखेरी और यह कहते हुए अपना वाक्य पूरा किया, इसलिए व्यापार बहुत अच्छा है। महीनों बाद इन लोगों के पास अपने सपनों का घर खरीदने के लिए काफ़ी समय है। उसने कहा, क्योंकि कुछ लोग एक मकान को देखने में आधा दिन लगा देते हैं। वे ऊपर मकान की अटारी से शुरू होते हैं और विद्युत के इंसुलेशन तक की जांच करते हैं। वे हर एक वर्ग इंच को नापते हैं और फिर अलमारियों से लेकर नींव तक हर चीज़ को जांचते हैं। मेरे पास एक दंपत्ति ऐसी भी आई है जो भूमि पर अधिकार संबंधी जांच खुद करते हैं। ये लोग जानते हैं हड़ताल खत्म होने वाली है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इनका पूरा विश्वास है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते हैं कि सस्ता घर खरीदने का यही वक्त है। फिर कभी वे इतने दामों में नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए व्यापार वाकई तेजी से बढ़ा है। फिर उसने बिल्कुल गोपनीय ढंग से कहा, मिस्टर जिगलर, क्या आप वाशिंगटन में किसी को जानते हैं? समझ रहे, यह बात वाटर गेट से पहले की थी। मैंने कहा, हाँ जरूर, मेरा एक भतीजा वहाँ स्कूल में पढ़ता है। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप वाशिंगटन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कुछ राजनीतिक प्रभाव रखता हो। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा किसी आदमी को नहीं जानता। परंतु आप यह क्यों पूछ रही हैं? उसने जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस हड़ताल को 6 हफ्ते और जारी रखवा सके, बस मुझे इतना ही चाहिए, सिर्फ 6 हफ्ते, और फिर मैं साल में बाकी दिन काम करना छोड़ सकती हूँ। एक व्यक्ति हड़ताल की वजह से दिवालिया हो रहा था और दूसरा उसकी वजह से धनी। बाहरी परिस्थितियाँ एक जैसी थी परंतु उनके नज़रिए बिल्कुल अलग अलग थे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपका व्यापार कभी अच्छा या बुरा कहीं बाहर नहीं होता। आपका व्यापार अच्छा या बुरा आपके कानों के बीच में होता है। यदि आपकी सोच घटिया किस्म की है तो आपका व्यापार भी वैसा हो जाएगा। यदि आपकी सोच ठीक है तो आपका व्यापार भी ठीक होगा। यह बस लकड़ी का ढेर है। 1930 में माइनर लीग बेसबॉल सच में शानदार थी और विशेष रूप से टेस्ट कोर्स लीग में
उन वर्षों में मिसाल के लिए सैन एंटोनिया की टीम में 7 बैटर्स थे जिन्होंने 300 से ऊपर हिट किए थे। 1976 के मेजर लीग सीजन के दौरान सिर्फ 10 अमेरिकी लीग बैटर्स ने उतना अच्छा हिट किया और पूरी नेशनल लीग में सिर्फ 14 इसे संपन्न कर पाए। हर तरह से हर कोई आश्वस्त था कि सैन एंटोनिया टीम धवल जीत लेगी, खासतौर से उसमें शानदार हिटर्स की बहुतता के कारण। तथापि जैसा कि निश्चित चीज़ों के मामले में अक्सर होता है, प्रतियोगिता के दौरान एक अजीब बात हो गई। सैन एंटोनिया टीम अपना पहला, दूसरा और तीसरा गेम हार गई। उन्होंने चौथा, पांचवा और छठा गेम भी गंवा दिया। सच्चाई यह है कि 21 गेम की समाप्ति पर सैन एंटोनिया टीम, जो कि हालांकि बहुत सशक्त थी, 18 गेम हार गई। गेंद फेंकने वाला खिलाड़ी गेंद पकड़ने वाले को दोष दे रहा था, गेंद पकड़ने वाला शॉर्ट स्टॉप को और शॉर्ट स्टॉप फर्स्ट बेसमैन को दोष दे रहा था, फर्स्ट बेसमैन आउटफील्डर को दोष दे रहा था। सच तो यह है कि हर कोई अपने अलावा हर किसी को दोषी बता रहा था और परिणाम साफ तौर से जाहिर है कि विध्वंसक थे। और फिर एक दिन इस प्रतिभाओं से भरपूर परंतु धड़ाम से गिरती हुई सैन एंटोनिया टीम ने लीग की सबसे कमजोर टीम डलास से एक गेम खेला और डलास ने 1-0 से वह गेम जीत लिया। सैन एंटोनिया को केवल एक हिट मिला। सैन एंटोनिया के बहुत अच्छे प्रबंधक जोस ओरिली को मालूम था कि उसकी टीम शारीरिक रूप से मजबूत थी। समस्या घटिया सोचने के ढंग की थी। संक्षेप में वे घटिया सोच से पीड़ित थे, इसलिए रैली ने इधर उधर उस बीमारी के इलाज की तलाश की। उस समय डलास में स्लांटर नाम का एक विश्वास पुनर्स्थापक था जिसने चमत्कारी काम करने वाले के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। इसलिए ओरेली ने एक योजना बनाई। श्रेणी का दूसरा गेम शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा था जब रैली ने कार्रवाई की। वह क्लब हाउस में पूरे उत्साह के साथ आया और उसने कहा, साथियों, मुझे हमारी समस्या का हल मिल गया है। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। मुझे अपने सबसे अच्छे बल्ले दे दीजिए और मैं गेम शुरू होने से पहले आपके पास वापस आ जाएंगे। हम आज इस गेम को जीत के रहेंगे और हम ध्वज भी जीत के रहेंगे। उसने हर खिलाड़ी के 2 सर्वोत्तम बल्ले लिए, उन्हें एक साथ गाड़ी में रखा और चल दिया। वह गेम के समय से लगभग 5 मिनट पहले वापस आया और उसने अपनी टीम से जोश उगलते हुए कहा, साथियों, हमने समस्या को हल करा लिया है। किसी बात की चिंता मत करो। मैं मिस्टर स्लाटर के पास होकर आया हूँ और उसने इन बल्लों को अपना आशीर्वाद दे दिया है। उसका कहना है कि हमें सिर्फ प्लेट की ओर कदम बढ़ाना है, एक कट लेना है और हम गेंद को हिट कर देंगे। हम गेम जीतने वाले हैं और हम ध्वज जीत के रहेंगे। किसी बात की चिंता ना करो, बस मेरे शेरों उन पर टूट पड़ो। उरुस के शेरों ने क्या किया, अब याद रखिए, यही वह टीम थी जो एक दिन पहले 1-0 के स्कोर से पिट चुकी थी। परंतु जैसा कि एक गीत में कहा गया है, एक दिन में कितना बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। सैन एंटोनिया की टीम ने, जिसे एक दिन पहले केवल एक हिट मिली थी, आज 22 रन बनाए और उसे 37 हिट मिली, जिनमें 11 होम रन भी शामिल हैं। मैं नहीं सोचता कि यह बताना जरूरी है कि उन्होंने गेम जीत लिया। उन्होंने केवल गेम ही नहीं जीता बल्कि उन्होंने ध्वज भी जीत लिया। इस कहानी से कुछ पेचीदा विचार दिमाग में आते हैं, विशेषकर क्योंकि स्लाटर वाला बल्ले टेस्ट लिंक के दौरान कई वर्षों तक उनके वास्तविक मूल्य से अधिक राशि पर बिके। सबसे पहले कभी किसी ने यह पता नहीं लगाया कि क्या स्लाटर ने इन बल्लों को वस्तुतः देखा था, परंतु मान लो उसने देखा था, तो स्लाटर लकड़ी के इस ढेर के साथ जिससे वे बल्ले बने थे क्या कर सकता था। मुझे विश्वास है आप सहमत होंगे कि स्लाटर उस लकड़ी के ढेर के साथ कुछ नहीं कर सकता था। तथापि मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ
कि उन लोगों के नज़रिए के साथ जो उन बलों को चलाते थे वह बहुत कुछ कर सकता था। हाँ, वास्तव में उन लोगों के दिमाग के साथ कुछ अवश्य हुआ है और यही कारण है कि उन्हें वे सारी हिट मिली जिनसे उन्होंने गेम और ध्वज जीत लिया। साहस एक नज़रिया है। एक सकारात्मक नज़रिए के सकारात्मक परिणाम होंगे क्योंकि नज़रिया सकारात्मक सकारात्मक होते हैं। ऐसा ही एक नज़रिया साहस है। अल्बर्ट हब्बार्ड ने कहा था, साहस के बिना कभी भी कोई महान कार्य संपन्न नहीं हुआ है। एक अच्छे उपदेशक और एक महान उपदेशक, अच्छी माँ और महान माँ, अच्छे वक्ता और महान वक्ता अथवा अच्छे सेल्समैन एवं महान सेल्समैन में अंतर अक्सर साहस का होता है। अंग्रेजी शब्द इंथुजिज्म ग्रीक शब्दों एंथोस से आया है और इसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा अंदर ही है। यदि आप एंथोसियम शब्द को गौर से देखें तो अंतिम चार अक्षर एक अक्षरबंद कविता बनाते हैं। इसम जिसके मायने हो सकते हैं मैं स्वयं बिक गया। यदि आप स्वयं बिक गए और यदि आप सच में अपने उद्देश्य, अपनी कंपनी एवं अपने प्रोडक्ट में विश्वास रखते हैं तो आप में साहस कहीं से बाहर से नहीं आता। आप में साहस आपके अंदर के सभी संसाधनों के स्रोत से निकलता है। वास्तविक साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मौके के मुकाबले पहन ले या उतार दें। यह जीवन का एक ढंग है, ना कि कोई ऐसी चीज जिसे आप लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग करें। इसका जोर से बोलना या शोर मचाने से कोई लेना देना नहीं है। यह एक आंतरिक अनुभूति की व्याख्या अभिव्यक्ति है। बहुत से अत्यंत साहसी लोग काफ़ी शांत होते हैं, फिर भी उनके वजूद का रेशा रेशा एक एक शब्द और कार्य इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि वे जिंदगी को और जो चीज़ उनके लिए मायने रखती है उसे प्यार करते हैं। कुछ लोग जो साहसी होते हैं स्वभाव से जोर से बोलते हैं, परंतु जोर से बोलना ना तो इसके लिए आवश्यक है और ना ही यह जरूरी तौर पर साहस का कोई संकेत है। मैट बुचर, पागल कसाई। एलन बेलैमी ने साहस का मानवीकरण करते हुए कहा कि अधिकतर लोग अपने नज़रिए से हालात पर काबू पाने के बजाय हालात को अपने नज़रिए पर काबू पाने देते हैं। यदि चीज़ें ठीक हैं तो उनका नज़रिया ठीक रहता है और यदि चीज़ें खराब हैं तो उनका नज़रिया खराब हो जाता है। एलन मानता है कि यह गलत तरीका है। उसका मानना है कि आपको नज़रिए की एक पुख्ता नींव बनानी चाहिए ताकि जब चीज़ें अच्छी हों तो आपका नज़रिया अच्छा हो और जब चीज़ें खराब हों तो भी आपका नज़रिया अच्छा हो, जिसका अर्थ होगा कि चीज़ें जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। उसकी अपनी कहानी इसी बात का समर्थन करती है। जब एलन कोरिया के युद्ध से वापस आया तो उसकी माँ ने उसे एक मॉम एंड पॉप परचून की दुकान में मिलने के लिए आमंत्रित किया। एलन कहता है कि यह दुकान इतनी छोटी थी कि जब आप सामने का दरवाज़ा खोलते थे तो वह मीट काउंटर से टकराता था जो कि पिछले दरवाजे पर था। एलन और उसकी माँ के लिए पाइन ब्लफ एक्नास में व्यापार अच्छा था, वाकई अच्छा था। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी क्योंकि किसी के लिए भी जिसने अवसाद के दिनों में अकेली छोड़ दिए जाने पर अपने परिवार को एक टेंट के धूल भरे फर्श से बड़ा किया है और उन्हें शिक्षा दी है, वो इसमें बहुत बड़े तरक्की की बात थी। क्योंकि एलन को किसी दिन हम इसे बड़ा बनाएंगे के दर्शन पर बड़ा किया गया था, इसलिए उसे स्थानीय बैंकर से स्टोर का विस्तार करने के लिए काफ़ी बड़े कर्ज के बारे में बात करने में रीति भर संकोच नहीं हुआ। सीमित पूंजी परंतु असीमित साहस के साथ उसने बैंक को उन्हें एक सुपरमार्केट बनाने के लिए $95,000 का कर्ज देने के लिए तैयार कर लिया। पहला दिन गड़बड़ी वाला था। पार्किंग की कच्ची जगह पर
भारी बारिश, परंतु बहुत कामयाब था। उसका व्यापार बढ़ा और संपन्न हो गया। और तब यह बात निकल पड़ी कि पाइन ब्लफ एक्नांस सुपरमार्केट बनाने के लिए उपयुक्त जगह थी। अगले 6 महीनों में 10 बड़ी श्रृंखला वाले प्रतिद्वंदियों ने उस क्षेत्र में स्टोर खोल दिए। हर नए स्टोर का खुलना उस मैडबुच के व्यापार का कुछ और हिस्सा लेता रहा। उसने यह नाम तब पाया जब एक सेल्समैन ने उसे बताया कि यह पागलपन है कि नेक बोनस 15 सेंट में खरीद कर 10 सेंट में बेचे। एलन ने उसे आश्वस्त किया कि वह सब ठीक है क्योंकि वह मैड बुचर है, और इस तरह उसका यह नाम पड़ गया। कुछ ही दिनों बाद एलन का इस बड़े स्टोर में अपनी उस छोटी दुकान से भी कम व्यापार हो गया और चीज़ें काफ़ी निराशाजनक नज़र आने लगी। तब एलन और उसके 4 साथी एवं सार्वजनिक बातचीत के पाठ्यक्रम में शामिल हो गए, जिसमें सोचने के सही ढंग पर काफ़ी जोर दिया गया था। उसका 5वां सत्र साहस पर था, जो आखिरकार एक नज़रिया है। उस रात के बाद एलन ने तय किया कि वह और उसके लोग पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक साहसी बनेंगे। अब पाइन ब्लफ में हर कोई जानता था कि वह पागल है। वह अपने ग्राहकों का दरवाजे पर ही उत्साह के साथ स्वागत करता था और ऊपर से नीचे तक, वह आगे से पीछे तक, सारे का सारा नजरिया ही आश्चर्यजनक रूप बदलता गया। और उसी तरह नतीजे भी। सिर्फ 4 हफ्तों में व्यापार $15,000 प्रति सप्ताह से बढ़कर $30,000 प्रति सप्ताह हो गया, और यह तब से उस राशि से नीचे नहीं आया। कृपया समझिए, पाइन ब्लफ की अचानक आबादी नहीं बढ़ गई थी और ना ही प्रतिद्वंदियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि अब उनमें से 7 ने अपने स्टोर्स बंद कर दिए हैं। अंतर केवल साहस जुटाने का था। क्योंकि यह स्थायी तौर पर इतना कारगर हुआ, तो एलन ने इसे स्थायी रूप से अपनाने का निश्चय कर लिया। उस दिन से लगभग 17 वर्ष पहले मैट बुचर ने 26 अत्यंत सफल स्टोर्स के रूप में अपना विस्तार कर लिया। 1974 की अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर में भी मैट बुचर ने अपने इतिहास में सर्वाधिक डॉलर व प्रतिशत वृद्धि हासिल की। 1976 का वर्ष $35 मिलियन के करीब की बिक्री के साथ और भी बेहतर रहा। साहस इतना संक्रामक होता है कि निजी रुख का बदलना एक तरह से शून्य हो जाता है, क्योंकि लोग ही किसी व्यापार की सफलता या विफलता के प्रमुख कारण होते हैं। एलन बेलामी बेड बुचर उत्साहपूर्वक लोगों के निर्माण के व्यापार में लगा हुआ है। अधिकांश सफल व्यापारी लोगों की तरह उसका विश्वास है कि अगर आप अपने लोगों का निर्माण करते हैं तो आपके लोग आपका व्यापार का निर्माण करेंगे। देने का नजरिया। आज के समय में हम लेने वाले के बारे में इतना सुनते हैं, हम अक्सर देने वाले को नज़रअंदाज कर देते हैं। गलत मत समझिए, मैं पूरी तरह से लेने वाले के साथ हूँ। मुझे लगता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल सही लक्ष्य पर था। पिछले सालों में वह यात्रियों को नाव से याजू नदी पार कराता था, जो कि मिसिसिपी के याजू नगर की सीमा पर बहती है। इसी नदी पर शहरी सीमा के अंदर वास्तविक युद्ध की स्थिति में पहले टारपीडो का इस्तेमाल किया गया था। यह उत्तरी चढ़ाई के युद्ध में हुआ था, जिसे कुछ अमेरिकी इतिहास की पुस्तकों में ग्रह युद्ध बताया गया। यह बूढ़ा व्यक्ति नदी पार कराने के एक फेरे के 10 सेंट लेता था। एक बार जब उससे पूछा गया कि वह हर रोज कितने फेरे लगाता है, तो उसने जवाब दिया, जितने अधिक से अधिक मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि जितना अधिक मैं जाता हूँ उतना ही अधिक मैं पाता हूँ, और यदि मैं नहीं जाता तो मुझे नहीं मिलता। हाँ, मैं चल कर पाने के दृष्टिकोण एवं चल कर देने के दृष्टिकोण में विश्वास रखता हूँ। सच तो यह है, मैं नहीं मानता कि आप उन्हें अलग कर सकते हैं, जैसे कि इजराइल की कहानी, जो कि 20वीं सदी की सबसे रोमांचक कहानी है, इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।
बाइबल में की गई भविष्यवाणी के अनुसार 1948 में संकटों में पैदा हुआ इजराइल ने अपने अरब पड़ोसियों के मध्य रेत में समुद्र एवं गरीबी में संपन्नता व वास्तविक मृदान की रचना की। उन दना तेल के सेकों से गलत फहमी ना पाले बहुत बड़ा बहुमत अविश्वसनीय करीबी वह अज्ञानता में रहता है। यद्यपि इजराइल के पास बहुत से संसाधनों की अत्यंत कमी थी, इजरायलियों ने जो कुछ उनके पास नहीं था तो जो कुछ उनके पास था कि उपयोग करने से खुद को नहीं रोकने दिया। जब आपने घर वापस आने के लिए 2000 वर्ष तक इंतजार किया हो और समूचे विश्व में यातना व भेदभाव झेले हों तो आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि हर एक पुरुष, महिला व बच्चा अपनी मातृभूमि पर बहुत अधिक उत्साह व संकल्प के साथ वापस आया था। हर कोई अपने साथ 2000 वर्ष तक स्वतंत्रता व सम्मान अधिकार को नकारे जाने की कुंठा लेकर आया था। हर कोई अपनी मातृभूमि में अपने लिए एक जगह बनाने आया था और वह केवल ऐसा चाहता ही नहीं था बल्कि वह इसके बदले में कुछ देने के लिए व्याकुल था। परिणाम इस शताब्दी के आश्चर्य बन गए। उसने रेगिस्तान को सींच कर पानी जोड़ा और अधिक पैदावार देने वाले अंगूर के उद्यान लगाए। उसने मेहनत के साथ सूझबूझ जोड़ी और पूरे विश्व से व्यापार व पर्यटकों को आकर्षित किया। उसने 30 लाख से भी कम आबादी के लोगों में संकल्प, गर्व एवं कुछ देने की भावना पर भर दी। एक संतत एवं संपन्न भूमि के निर्माण में संकल्प एवं समर्पण ने इजराइल को अपने चारों ओर घेरे हुए 10 करोड़ अरबी लोगों के सहयोग ताकतों के विरुद्ध अपने बलबूते पर खड़े रहने योग्य बना दिया। हाँ, इजराइल एक अजीब कहानी है। वे देने और लेने के लिए आए। उन्होंने दोनों काम किए। प्रसंगवश पश्चिमी विश्व में इजराइल में न्यूनतम अपराध दर है और किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करने जैसी बात बिल्कुल विद्यमान नहीं है। यह शाश्वत रूप से सत्य है कि जब आप किसी चीज़ का निर्माण अपने लहू, पसीने और आंसुओं से करते हैं तो इसकी संभावना बहुत कम होती है कि आप उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे नष्ट कर देंगे। निर्माता विध्वंसक नहीं होते एवं विध्वंसक निर्माता नहीं होते। इनपुट से आउटपुट का निर्धारण होता है। आप जो हैं और जहाँ हैं वह उसकी वजह से है। जो आपके दिमाग के अंदर गया है, आपके दिमाग में जो जाता है उसे बदल कर आप जो हैं और जहाँ हैं उसमें बदलाव ला सकते हैं। वर्ष 1989 के अंतिम दिनों में हमने काफ़ी धनराशि एवं कंप्यूटर में लगाई है। मैंने हर किसी को इस अद्भुत मशीन के बारे में बताया जो हमारे माल, वेतन, बिल, डाक सूची, लेबल लगाना और हमारी सुबह की कॉफ़ी बनाने से लेकर रसोई साफ करने तक हर चीज़ करेगा। मैं उस कंप्यूटर के बारे में वास्तव में रोमांचित था। 6 महीने बाद मैं इसे इसके मूल्य के एक छोटे से हिस्से के बदले बेच चुका होता। आज मैंने इसके लिए जितना भुगतान किया था उसका 10 गुना लेकर भी मैं इसे नहीं बेचूंगा, इसलिए मैं इसे बदल नहीं सका। फर्क क्या है? उत्तर सरल है। पहले लोग जिन्हें हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के काम पर रखा था उन्होंने उसे बेकार कर दिया होता। सच तो यह है कि उन्होंने यही किया भी। फिर एक दिन मैरिलियन और डेवोड हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया वे उस कंप्यूटर को हंसा सकते थे, वह बात करा सकते थे, सीटी बजवा सकते थे, वह गाना गवा सकते थे और यहाँ तक कि उससे कुछ काम भी करा सकते थे। हमने जिज्ञासापूर्वक उन्हें काम पर लगाया और कुछ ही समय बाद कंप्यूटर वह सब काम कर रहा था जिनके करने की हमने उससे आशा की थी और उससे भी अधिक। यह कंप्यूटर सच में आश्चर्यजनक है, परंतु उसके आउटपुट निर्धारण उसके इनपुट के द्वारा होते हैं। यह उस व्यक्ति या व्यक्तियों से जिन्होंने इसे प्रोग्राम किया है, ना बेहतर है ना बदतर।
इसी तरह आप हैं। बहुत हद तक आप उसी तरह काम करेंगे और सोचेंगे जिस तरह आपको प्रोग्राम किया गया है। आप में और कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि आप अपने दिमाग के लिए प्रोग्राम और प्रोग्रामों को चुन सकते हैं। अगर आप अभी तक ज़िंदगी के हाईवे पर उतनी दूर नहीं जा पाए हैं जितनी दूर जाना आप पसंद करते थे, तो हो सकता है कि आप गलत प्रोग्राम का अनुसरण कर रहे हों। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके दिमाग में इनपुट नकारात्मक रहे हों और इसलिए आपको आगे बढ़ाने के स्थान पर पीछे रोक लिया हो। शिखर पर मिलेंगे का एक अन्य उद्देश्य आपकी एक ऐसे इनपुट प्रोग्राम से सहायता करना है जो आपके लिए उस काम के करने में जो आप करना चाहते हैं, उसे पाने में जो आप पाना चाहते हैं एवं वह होने में जो आप होना चाहते हैं सहायक होगा। इतना बड़ा कि प्रहार ना हो सके या इतना बड़ा कि चूक ना सके। जिस ढंग से आप चीज़ों को देखते हैं, आपका नज़रिया आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यह हमेशा से इसी तरह रहा है जैसा कि यह हजारों साल पहले की कहानी साबित करती है। मैं बाइबल से प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि यह हर स्कूल में एक पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सकारात्मक और नकारात्मक सोच में इतना स्पष्ट अंतर प्रदर्शित करता है। डेविड और गोलियत की कहानी मेरी मनपसंद कहानियों में से एक है और स्पष्टता इस बात पर जोर देती है। 9 फीट ऊंचा व 400 पाउंड का गोलियत इजराइल के बच्चे को चुनौती दे रहा है और सर्वशक्तिमान ईश्वर की निंदा करता है। डेविड ने, जो कि एक 17 वर्षीय फुलफुले गालों वाला लड़का था, वह अपने भाइयों से मिलने आया था। यह जानना चाहा कि वे उस चुनौती को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे। बाकी कहानी बिल्कुल वही है जैसे कि बाइबल में लिखी हुई है, परंतु थोड़ा सा कहने का तरीका मेरा है। भाइयों ने बताया कि तुम गोलियत जैसे लोगों से लड़ने पर आसानी से चोट खा सकते हो। वे महसूस करते थे कि गोलियत इतना बड़ा है कि उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता। डेविड जानता था कि गोलियत इतना बड़ा है कि निशाना चूक नहीं सकता। फिर डेविड ने जानना चाहा कि राजा कहाँ पर है। उसके भाइयों ने बताया कि राजा बीमार चल रहा है। जब डेविड ने अपने भाइयों से कहा कि वह गोलियत से लड़ेगा, तो उन्हें लगा कि वह पागल है। जाहिर है कि भाई अपने आकार की गोलियत के आकार से तुलना कर रहे थे और उसकी वजह से उनके लिए 9 फीट का गोलियत काफ़ी बड़ा हो गया था। डेविड गोलियत के आकार की ईश्वर से तुलना कर रहा था और उससे गोलियत काफ़ी छोटा हो गया था। अगर आपने ना सुनना हो तो डेविड और ईश्वर की जीत हुई। मैं बाइबल को इसकी सुंदर सरलता व स्पष्टता के कारण भी प्यार करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि इसे समझ नहीं पाते। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि उनकी समस्या वह नहीं है जो वे समझ नहीं पाते, बल्कि समस्या वह है जो वे समझते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ कि ईश्वर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता है। मुझे विश्वास है कि आपने ध्यान दिया होगा कि वह 10 कमांडेंट्स को 10 सुझाव नहीं कहा गया है। सही सोचने के ढंग में इतने अधिक क्षेत्र से मिलित होते हैं कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। अगली कहानी सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में से एक पर निशाना साधती है। हरा वह बढ़ता हुआ। जब मैं न्यूयॉर्क शहर में डेल कार्नेगी संस्थापक में प्रशिक्षक था, तो मुझे एक बहुत अच्छे सेल्समैन से मिलने का सौभाग्य मिला जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। उसका नाम एंड ग्रीन था और वह विज्ञापन की दुनिया में वास्तविक झूठी आशाएं बेचता था। उसकी आय प्रति वर्ष $75,000 से अधिक थी, जो आज की व्यवस्था के अनुसार $1,25,000 के बराबर हुई। एक रात कक्षा के बाद मैंने हेड को बातचीत में लगा लिया और उससे काफ़ी साफ तौर से पूछा कि वह ऐसी कक्षा में क्या कर रहा था जिसे 3 आदमी पढ़ा रहे थे, जिनकी संयुक्त आय भी इसकी आय से कम थी। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिग, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं।
जब मैं लड़का था तो मेरे पिता मुझे हमारा बगीचा दिखाने ले गए। मेरे पिता शायद उस समुदाय के सर्वश्रेष्ठ माली थे। वे बगीचे में मेहनत करते थे, उसे प्यार करते थे और उस पर गर्व करते थे। जब हमने बगीचे का दौरा समाप्त कर लिया तो मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि मैंने इस दौरे से क्या सीखा। एन मुस्कुराया और बोलता रहा कि मैं केवल यह देख पाया कि मेरे पिता ने बगीचे में बहुत मेहनत की थी। इस बात पर मेरे पिता कुछ अधीर हुए और उन्होंने कहा, बेटे, मैं उम्मीद करता था कि तुम देख पाओगे कि जब तक सब्जियां हरी रहती हैं वे बढ़ रही थी, परंतु जब वे पक गई तो सड़ना शुरू हो गई। हेड ने यह कहानी यह कहते हुए समाप्त की। जी, आपको मालूम है, मैं उस कहानी को कभी नहीं भूलता। मैं इस कक्षा में आया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कुछ सीखूंगा। अगर मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कक्षा में कुछ ऐसा सीखा जिसकी वजह से मैं हजारों डॉलर कमीशन देने वाले एक सौदे को निपटा पाया। मैं उस सेल्स के लिए 2 साल से भी अधिक समय से कोशिश कर रहा था। इसके कमीशन से मेरे द्वारा अपने पूरे जीवन में लिए गए सेल्स प्रशिक्षणों का खर्च निकल गया। स्वाभाविक रूप से एड ग्रीन जैसे आदमी से समर्थन में गवाही पाना स्फूर्तिदायक था। हमने बातचीत जारी रखी और मैंने बताया कि उसकी प्रतिक्रिया से मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने यह भी उल्लेख किया कि कक्षा के नौजवान सदस्यों में से एक ने उससे शिकायत की थी। मैंने ये सब बातें सुन रखी हैं और कक्षा से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। एड ने गौर किया कि इस नौजवान के साथ दृष्टिकोण की समस्या थी।